लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन कुछ आइडियाज लिए थे। बेसिकली अगर याद करें, रेफरेंस फ्रेम ध्यान आ रहा होगा आपको, देन रेफरेंस फ्रेम के बाद मोशन डायग्राम, उसके बाद पोजीशन एक आइडिया डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात की थी, एंड कुछ डेफिनेशंस, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सजेस्ट किया था कि ऑल दीज डेफिनेशंस यू कैन सी फ्रॉम नोट्स एंड वी डिस्कस देम अगेन। बट टुडे अपनी बात हुई थी, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की। आप सोच सकते होंगे कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की प्रॉब्लम हम इतना टाइम क्यों डिवोट करें? दे हैव देयर इंपॉर्टेंस। एक्चुअली आई एम कमिंग ऑन योर डाउट्स। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बात थी मोशन डायग्राम में, एक आइडिया में डिस्कस किया था, वो ये कि अगर आपने किसी सिचुएशन का मोशन डायग्राम क्लियरली विजुलाइज कर लिया, एक एक आइडिया उसका आपको विजुलाइज हो गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन या कांस्टेंट स्पीड मोशन ऐसा है जिसमें और कोई इंट्रिकेसी नहीं है, केवल मोशन डायग्राम का प्रॉपर इंप्लीकेशन है। हम कितना क्लियरली मोशन डायग्राम यूज कर सकते हैं, क्यों? इसमें और कोई खास बात है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सब कुछ क्या उस मोशन का प्रोसेस है, कब, कहां, कैसे, क्या हो रहा है, इन चीजों को एनालाइज करना और माइंड में एक पिक्चर बनाना। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, यही आइडिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ अर्नव हैज आस्क्ड अ डाउट, sir, I had a doubt that why can't the observer be frame of reference? Actually, frame of reference is a body with respect to which motion is being studied. Is it? Now, you can see your body, अपनी बॉडी को रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी आप तो नहीं है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। Is it? So, actually in classical mechanics, रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करते वक्त ऑब्जर्वर की पोजीशन, इन सब चीजों के बारे में कोई कंडीशन नहीं मेंशन की गई। और एक चीज बचा जाता है, लिसन, हम अपने आप को रेफरेंस फ्रेम मान लें और इससे कई कंफ्यूजन होते हैं। एक सिंपल बात पता है, हमने कई बार चांदनी रात में, रात को आंगन में ऐसे या छत पर लेटे होंगे, ऊपर देखते हैं, बादल होते हैं, चांद होता है, देखा है ना? उस टाइम हमें मून या चांद चलता हुआ दिखाई देता है बादल होते हुए, याद है? जबकि वैसा तो नहीं होता। अब उस टाइम बात क्या है, आपने रेफरेंस फ्रेम किसको ले लिया? आप बोलो रेफरेंस फ्रेम तो हम है, बात समझ रहे ना? लेकिन आप ऑब्जर्वर हैं वहां पे, आप रेफरेंस फ्रेम नहीं है। एक्चुअली उसमें रेफरेंस फ्रेम आपने बादलों को फिक्स कर दिया, तो बादल आपको रुके हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके रिस्पेक्ट में चांद चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मैंने एग्जांपल लिया, इट मींस ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन नहीं कहूंगा, बट एक अननेसेसरी हमने हैबिट डाल ली कि अपने आप को ऑब्जर्वर जो मानो और अपने आप को रेफरेंस फ्रेम मानो। मींस खुद को रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पे ले जाओ, जरूरत नहीं है। अननेसेसरी ये काम करने की जरूरत नहीं। जल्दी आप देखिए, मैंने देखा है जैसे रिलेटिव मोशन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम अक्सर मान लेते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ, जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहीं रहे और वहीं से उस मोशन को ऑब्जर्व करो। और जरूरत इस बात की पड़ेगी, जैसे सपोज यू कैन थिंक, मान लो अपने घर के सामने एक कोई रेलवे लाइन है और उस रेलवे लाइन पे कोई ट्रेन जा रही है, इज इट? और उस ट्रेन में कोई एक आदमी अपने बर्थ से उठा और वॉशरूम तक गया, वी कैन ऑब्जर्व इट, वी आर ऑब्जर्वर। लेकिन अब उसमें रेफरेंस फ्रेम क्या है? अब या तो हम बोले रेफरेंस फ्रेम ट्रेन है, तो हम बोलेंगे ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो आदमी अपनी बर्थ से उठ के वॉशरूम तक गया। या रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है, तो हम बोलेंगे ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो आदमी का मोशन था और उसमें ट्रेन का मोशन हमको ऐड करना पड़ेगा। और वहां पे आप देखिए, ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम माने या खुद को माने, क्योंकि आप ग्राउंड पर रेस्ट पे हैं, तो दोनों बात एक ही है। सो इट इज नॉट नेसेसरी। अगेन
assuming yourself as a reference frame. Yes, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्जर्वर को आप रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पे मान सकते हैं और खुद ऑब्जर्वर मान सकते हैं, बट ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए दोनों ही केस में रेफरेंस फ्रेम एंड ऑब्जर्वर आर डिफरेंट एंटिटी, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, जैसा आपका डाउट था, आप चाहें तो ऑब्जर्वर को रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन में मान लें और बोले मैं खुद ऑब्जर्वर हूं और मैं ही रेफरेंस फ्रेम, बट अगेन स्टिल रेफरेंस फ्रेम तो अलग है। नाउ आई एम कमिंग राइट, अभी कांस्टेंट स्पीड मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, only we have one thing, constant velocity motion. So what we have, simple idea, suppose here we have x equal to 0 and at time t equal to 0, suppose particle is observed here at x naught and it has velocity v. So at later time it will be observed here at time t, it will be observed here at x. So this distance जो displacement था इसका, ये क्या है आपका v into t. So what we can write? Equation is x is equal to x naught plus v. That is only equation we can use fundamentally for constant velocity motion. अब आप सोच सकते हैं सर आइए आप तो बहुत ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? Actually, listen my dear, in Olympia writing physics nothing is difficult, only very beautiful or remarkable situations or problems are made on very simple concepts. Today I will make you realize that how beautiful problems can be made on constant velocity motion. So let's first we take one question and I will increase difficulty order of the problems one by one. अब listen one thing, आप ये मत सोचे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, आप ये सोचे हाउ क्या थिंक करने से और किस टाइप की थिंकिंग डेवलप करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि वही थिंकिंग हमें आगे लेके चलनी है. This question is on the first section of a road. I am writing the question. On the first section of a road, just let me read the entire question. Average speed of a car is V1 is equal to 45 km per hour. Average speed of a car is V1 is equal to 45 km per hour. Means जो रोड का पहला से कई सेक्शन में हमने रोड को बांट दिया, फर्स्ट सेक्शन पे उसकी स्पीड है V1 45 km per hour and on the second section and on the second section speed is V2 is equal to 60 km per hour. Means जो पूरा रास्ता था, ये रोड था, उसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया. नॉट नेसेसरी दीज सेक्शन आर इक्वल. एक सेक्शन की स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे में V2 is equal to 60 km per hour. And now what is given? If average speed of the car on the entire route is, if average speed of the car on the entire route is V average is equal to 60, or you can say V simply 60 km per hour. What did you find? Which section of the road is longer and how many times? Which section of the
is longer and how many times? So that is question. I am again reading the question. दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक रोड है, उसके पहले सेक्शन पर एवरेज वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर V1 एंड सेकंड सेक्शन पर एवरेज वेलोसिटी है V2 60 किलोमीटर पर आवर एंड पूरे रूट में दोनों सेक्शन को मिला के एवरेज वेलोसिटी आती है 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इट फाइंड इन दोनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन लंबा है, बड़ा है और दूसरे से कितने टाइम्स है? गॉट आइडिया? नाउ फ्रॉम टुडे हम एक पैटर्न डेवलप करेंगे. जस्ट आई हैव रिटन ए क्वेश्चन फॉर यू. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. जस्ट मुझे बड़ा क्लियरली बताएं. मैं आपको क्वेश्चन लिखूं एंड आई एक्सप्लेन यू सॉल्यूशन. दैट इज वन थिंग. एक तरीका तो यह है कि ये क्वेश्चन हमने लिया, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करें आपको समझाता हूं. दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्वेश्चन हमने लिया. नाउ आई गिव यू फ्यू मिनट्स टू ट्राई योरसेल्फ एंड देन वी डिस्कस सॉल्यूशन. अब बताइए इनमें से क्या तरीका हम अडॉप्ट करें. शुड आई स्टार्ट सॉल्यूशन और यू विल ट्राई फर्स्ट? Yes, that's good. So you have 4-5 minutes. Again, just see. मैं इसमें कोई ऐसा कंपेल नहीं करूंगा. Just try. और देखिए आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे. Then I will explain the idea. Okay? 2 seconds is longer and we cannot find by how many times because first section is 0 kilometer long. गुंजन अग्रवाल का आंसर है. जस्ट सी ऑन फर्स्ट सेक्शन स्पीड इज गिवन 45 किलोमीटर पर आवर. आपने 0 किलोमीटर लॉन्ग अज्यूम कर लिया और यू हैव कैलकुलेटेड. यस गुंजन, बिल्कुल गुंजन ने एग्जैक्टली सही काम किया. क्योंकि आप देखिए, इफ यू सी द क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंड सेक्शन में एवरेज वेलोसिटी 60 है और पूरी एवरेज वेलोसिटी भी 60 है. इसका मतलब पूरी जर्नी ही 60 से हुई है. 45 किलोमीटर वाले सेक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं. दैट इज द. अब देखिए, आई हैव गिवन दिस डाटा इंटेंशनली एंड गुंजन हैज प्रेजेंटेड वेरी करेक्ट सेक्शन. नाउ जस्ट सी, आयुष आपने कहा एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 60 किलोमीटर पर आवर. माय डियर, अब देखिए ये जो 45 और ये 60 और टोटल एवरेज स्पीड 60, ये तभी हो सकता है. व्हाट? जस्ट सी. मींस जो टोटल एवरेज स्पीड है वही पूरे सेक्शन की है और उसमें एक सेक्शन की एवरेज वेलोसिटी 60 है, बाकी दूसरा सेक्शन है. तो ये तभी हो सकता है कि पहला सेक्शन, यस, सेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ इफ यू कैलकुलेट यू विल फाइंड द सेम. हाउ इट? सपोज हम पहला सेक्शन x1 अज्यूम कर लें और दूसरा सेक्शन x2 अज्यूम कर लें, है ना? एंड वी अप्लाई एवरेज स्पीड फार्मूला. अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको इस ऐसा बोल्ड आंसर फाइंड करने की हिम्मत होनी चाहिए. ओनली गुंजन हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. आयुष बोल रहे हैं एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 60. यस, दिया हुआ 60. ये हो सकता है, क्यों? जबकि ये सेक्शन का एग्जिस्टेंस ही ना हो. मींस फर्स्ट सेक्शन हैज लेंथ 0. ये ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं, बट इफ यू कैलकुलेट यू गेट द सेम रिजल्ट. व्हाट? सपोज हमने लिया फर्स्ट सेक्शन and I assume this motion diagram. Suppose first section I am assuming of length x1 and second section of length x2. And here velocity v1 is how much? Is given 45, and here velocity
V2 is how much given? 60. And total average velocity is what? X1 plus X2 upon T1 plus T2. This. ये होगा. And T1 plus T2 can calculate. So what is X1 plus X2? And T1 is what? X1 upon 45 and T2 is what? X2 upon 45. X2 upon 60. This. And now we put value V is also 60. This is the equation 1. Now you getting my point? Now if you solve it, what do you get here? X1 plus X2 is equal to 60 into X1 upon 45 plus X2 upon 60. So what do you get here? X1 plus X2 is equal to 60 upon 45 into X1 plus X2. And just see, you can cancel both sides X2. So what do you get here? X1 is equal to 60 upon 45 into X1. Now see, this equation is valid only for X1 is equal to 0. Ayush, just see. आपने कहा एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी 60. ये हो सकता है क्या? पहले सेक्शन की लेंथ ही 0 हो. नहीं, नॉट डिसाइडेड. जस्ट सी, हम क्या हैबिचुअल हैं कि हाँ कोई आंसर आएगा. ऐसा अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा इसके तो हम हैबिचुअली नहीं है. सो डोंट गेस आंसर, ट्राई टू सॉल्व. अब देखो, जिस रिजल्ट के लिए आप तैयार कर रहे हैं उस रिजल्ट के लिए जो बिल्कुल नए टाइप की प्रॉब्लम होंगी वैसा आपने कभी सोचा ही नहीं होगा. ये तो जैसे हम आगे फिजिक्स पे एंटर करेंगे ना, मैं उन इंट्रिकेसीज को आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, है ना, और धीरे सीखेंगे. तो आप किसी भी आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है क्या? जो आपके बेसिक कंसेप्ट है उनको अप्लाई करें एंड क्लियरली अप्लाई करें कॉन्फिडेंस के साथ. और जो आपको आंसर आता है ना आपका, उस पर भरोसा रखें. अब एक बात और भी, आपने आंसर कैलकुलेट किया और आपको उस पर अपने आंसर पर भरोसा नहीं है तो एग्जाम में वो आंसर टिक करने में आपका मन डरेगा. अभी वो फीलिंग नहीं आती होगी, लेकिन जब 2 साल बाद आप फाइनल एग्जाम दे रहे होगे ना, तब आपको लगेगा मेरी 2 साल की मेहनत लगी हुई है. तब ये जो आंसर निकालने के बाद मेरा आंसर करेक्ट है, ये कॉन्फिडेंस ही आपको आंसर टिक कराएगा. सो एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? Just I am leaving the board unaffected. ये आपके सामने unaffected board है. That question I have taken very simple. मैंने कहा था ना, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का डिफिकल्टी ऑर्डर इंक्रीज करूंगा. Now let us see next question. That is, I take a very familiar situation. मैं फिर अब एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन से बात शुरू करूंगा. इसमें देखिए, यू हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सबने किया था, है ना. हिमांशी, मोशन डायग्राम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने आज बता दिया. सिंपल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम. इज इट? आप करें सर, इन लास्ट क्लास यू हैव टॉट मोशन डायग्राम, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी. बेटा, इन कांस्टेंट वेलोसिटी जस्ट अभी आपको मोशन डायग्राम बनाया था. व्हाट? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस vt और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. दैट इज द ओनली आइडिया. एक्चुअली मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी की जो सिचुएशंस हैं ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं. इन सिंपल सिचुएशन से मोशन डायग्राम कैसे लिंक करते हैं मैं वहां चलता हूं. Try to understand the idea. Now you see, I'll take again today next problem of very similar situation you have taken. That is, I'm reading the problem and you can write the problem. मैं पहले एक बार read करता हूं, उस पे आप नोट कर लें and then I will write the problem on the board. And from next class what I do,
Before the class, these problems what I to take, I'll post on the group so that you have print of that. The problem is a boy and his father were walking towards their home. When they were s is equal to 1.2 kilometer away from the home, the boy starts running towards the home at a constant speed. VB is equal to 12 kilometer per hour. So, I'm writing this statement. What was? A father and a boy. This is a father and a boy are walking. A father and a boy are walking towards their home. दोनों चल रहे. When they were s is equal to 1.2 kilometer away from the home, the boy starts running at a constant speed. The boy starts running at a constant speed. VB is equal to, that is given 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour. Whereas the father continues to walk and the father continues to walk. VF is equal to, that speed is 4 kilometer per hour. 4 kilometer per hour. The situation clear. It was a boy, they are walking towards their home. When the how much? 1.2 kilometer. See, 1.2 kilometer. जब वो अपने घर से 1.2 किलोमीटर दूर हैं, तो जो बच्चा है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर की तरफ दौड़ना शुरू करता है. And the father continues to walk with what speed? 4 kilometer per hour. And what the boy does after reaching home, the boy immediately returns towards his father. At a speed VB is equal to 12 किलोमीटर पर आवर. मतलब उसके लौटने की स्पीड भी वही है. Touches his father and repeats this process again and again. Now, the situation is very familiar and you all have done this term, and I want that first see a situation जैसा हमने पहले किया हुआ है, and then I will make a slight change in that. Is it? इसके बाद मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसमें. अभी इसमें क्या हुआ कि boy and father चल रहे हैं and जैसे 1.2 किलोमीटर दूर थे, the boy starts walking towards home with what velocity? 12 किलोमीटर पर आवर. घर पर जाता है, तुरंत लौटता है, वापस उसी स्पीड से फादर के पास आता है.
फादर को टच करता है, वापस जाता है, और इस प्रोसेस को वो अगेन एंड अगेन रिपीट करता है टिल his father reaches the home. जब तक उसके फादर तक पहुंच जाते हैं, and what we have to calculate? Part A. Total distance ran by the boy. आपको टोटल डिस्टेंस जो वो बॉय दौड़ा वो कैलकुलेट करना है, एंड जस्ट सी आई हैव चूजन ए प्रॉब्लम ऑफ वेरी सिंपल काइंड एंड यू आर ऑल हैव सच काइंड। आई उसने आंसर दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर। यू आर ट्राइंग द क्वेश्चन, दो आंसर आए। पहला एक आया आयुष का 6 किलोमीटर, देन संकेत ने आंसर दिया 6 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन फॉर द फादर टू रीच होम इनटू वेलोसिटी ऑफ द बाई। यस, एक्चुअली जस्ट सी हियर distance traveled is equal to speed into time। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या है? कांस्टेंट मीन्स डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हिमांशु लिसन, वेरी सिंपल आइडिया। What is distance traveled? Speed in time। क्या इसमें पाथ कैसे मुड़ रहा है, कैसे उसकी जरूरत है क्या? Because speed स्केलर है ना, and distance स्केलर है, so what we have? Distance traveled is equal to speed into time if speed is constant। अब देखिए आपके इसी क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है, so what we can calculate? हम ये कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम ran by the boy, or to time in which the boy was running। टोटल टाइम जितने तक वो बच्चा दौड़ता रहा वो वही टाइम है जितने में फादर चलता रहा, इक्वल टू फादर वॉज वॉकिंग। अब देखिए व्हाट इज इट, अगर आप इसको मोशन डायग्राम में देखेंगे, सपोज एक काम हियर इज द होम एंड यहां से फादर और बॉय दोनों शुरू हो गए, इज इट? अब दोनों चल रहे थे, अचानक वो बच्चा दौड़ना शुरू किया, ये बच्चा दौड़ता दौड़ता यहां तक आया और यहां से ये लौटा, ये वी। लेकिन जब तक लौटा उतने में फादर कुछ यहां चले गए। हाउ मच डिस्टेंस? ये वी फादर इनटू टाइम t1 बोलते हैं, टाइम पे दोनों आके एडिशन में। उसके बाद यहां से बॉय वापस लौटा और ये गया अपने घर को किया, कितने और देखिए ये यहां से यहां तक आना है, ये क्या बोलूं, ये t इक्वल टू 0 और यहां का टाइम क्या है? t1, t इज इक्वल टू प्लस यहां से यहां तक टाइम मैंने इंटरवल t1 मान लिया, और अगला टाइम इंटरवल अब देखिए यहां से चला और ये इतने में फादर यहां आ गए, ये इतना टाइम यहां से यहां का टाइम है t2 मान लो। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? vf into t2। मतलब हर दो टचिंग फादर के गया लौट के आया, फिर गया लौट के आया, तो फादर के पास से जाना और फादर के पास तक आना इन टाइम को t1 t2 t3 मानते चलें तो इस टाइप से मोशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इज इट? लेकिन अब इसमें हम चीजों को कैलकुलेट करना चाहें स्टेप बाय स्टेप,
तो एक सीरीज बनेगी। नो नीड, हिमांशी आपने कहा आई फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सुपर डिफिकल्ट। अब जरा देखो इसमें हमें डिस्टेंस टेबल फाइंड करनी, क्या फाइंड करें? डिस्टेंस टेबल। तो ये एक स्टेप को ऐड करना और बहुत, देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, उन सब को ऐड करना एडवाइजेबल नहीं है। क्या आपको केवल आइडिया होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस टेबल, कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। तो बस इतना कैलकुलेट करना है कि बॉय कितने टाइम तक दौड़ता रहा, कब इधर गया कभी उधर गया, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर गेटिंग? सो वी कैन कैलकुलेट टोटल टाइम द फादर वाज वॉकिंग। ये तो वही होगा ना। अब देखिए टोटल टाइम, फादर का तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे सारे सेगमेंट आते जाएंगे। तो फादर तो एक ही डायरेक्शन में चला ना। फादर ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल? 1.2 किलोमीटर। इज इट? तो ये जो टाइम, टोटल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस s अपॉन वेलोसिटी ऑफ फादर। You are getting? And what is s? S is given 1.2 and father velocity 4. So let us अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते। ये टोटल टाइम है जितने में फादर वाज वॉकिंग, दैट इज फादर वाज वॉकिंग और द बॉय वाज रनिंग और द बॉय वाज, बस ये टाइम मिला। नाउ वी हैव द आइडिया टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। सो व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस? ट्रेवल्ड बाय द बॉय क्या होगा? इस टाइम को हम बॉय के स्पीड से मल्टीप्लाई कर सी। सो वी हैव दिस velocity of boy into this time. What is this time? S upon V father. Now you got this idea? Everyone? Only just we have to substitute the values. अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। V boy is given how much? 12. V father 4. Distance 1.2. So what will be answer? The answer will be 3.6 kilometers. आयुष राज, आपने पहले थोड़ी सी गलती करके 4.8 कैलकुलेट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड गुंजन, आई सॉल्व बाय फॉर्मिंग जीपी। यस, मैंने वही कहा। ये सारी स्टेप ऐड करोगे तो आपको एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मिलेगा। बट आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्या आपने टाइम वेस्ट नहीं किया? हिमांशी, आपने एक बात कही थी, आई फाइंड सच प्रॉब्लम सुपर डिफिकल्ट। नाउ दिस, अगर आप इसमें उलझ जाओगे, ये क्या होगा, ऐसे सारी चीज, तो वो हर सेगमेंट का ये ऐसा है, ये कैलकुलेट करो, फिर ऐसा है, ये टर्म्स की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी। टुडे मैं वो मैथमेटिक्स नहीं लूंगा, मैं उस मैथमेटिक्स को किसी और क्लास में लूंगा। मैं आज उस चीजों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए उसकी बात कर रहा हूं। एनीवन हैविंग डाउट इन द सॉल्यूशन? किसी को कोई तकलीफ? नो। नाउ हिमांशी, आपने कहा था आई फाइंड दिस प्रॉब्लम सुपर डिफिकल्ट, दिस मेथड इज इजी। यस, एक्चुअली बेटा दिस मेथड इज इजी नहीं, यही मेथड हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर आप सिचुएशन को देख रहे हो तो उलझो मत, कॉन्फिडेंस से सोचो। क्या? अरे सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट स्पीड इन टाइम, एंड बॉय की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैंने कहा था आई विल मेक ए स्लाइट चेंज इन दिस प्रॉब्लम, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, है ना? एंड या एक काम करते हैं, मैं इसमें चेंज नहीं करता, मैं इसमें कुछ और चीज कैलकुलेट करता हूं। जैसे इसको इरेज करें। हैव यू टेकन डाउन सॉल्यूशन? ठीक है, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बट आई एम आस्किंग बी पार्ट।
इसमें बॉय कुछ टाइम तो घर से फादर से घर की ओर दौड़ा इस तरफ और कुछ टाइम इस तरफ दौड़ा. इज इट? वी टू कैलकुलेट फाइंड टोटल डिस्टेंस रैन बाय द बॉय in both the directions separately. Find total distances ran by the boy in both the directions सेपरेट. समझे? मतलब वो फादर से घर की ओर दौड़ते हुए टोटल कितना चला एंड घर से फादर की ओर दौड़ते हुए टोटल कितना चला. ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने कहा देखिए, जाने पहचाने सिचुएशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एंड ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है. हम जिन क्वेश्चन को अक्सर करते हैं और खुश होते हैं एग्जाम में, अगर उन्हीं में स्लाइड चेंज होके आ जाए तो कई बार हम घबरा जाते हैं. मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट किसी भी सिचुएशन में घबराएं नहीं. नाउ विल यू ट्राई दिस बी पार्ट? गुंजन ने तो आंसर भी दे दिया, 1.2 किलोमीटर फ्रॉम होम टू फादर एंड 2.4 किलोमीटर फ्रॉम फादर टुवर्ड्स होम. यस, एंड द आंसर्स आर करेक्ट. Gunjan, I want to ask how you have arrived this solution? Just by GP or somewhere else? गुंजन, केवल इतना मुझे आंसर दो. आपने वो पहले subtracted 1.2 from 3.6, then divide by 2. How you have thought it? आपने क्या किया? 1.2 को 3.6 में से डिवाइड किया एंड देन डिवाइड बाय 2. गुंजन, लिसन वन थिंग. एक्चुअली अभी मैं स्पीकर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, तो आप अनम्यूट कर लोगे भी तो बोल नहीं पाऊंगा, मतलब मैं सुन नहीं पाऊंगा. ओके, वी कैन टॉक ऑन फोन. आप उसे रात को क्लास के बाद फोन पे बात करेंगे. इज इट? आई वांट टू लिसन योर आइडियाज. इज इट? चलेगा? गुंजन, मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप क्लास के बाद मुझसे फोन पे कॉल करिए एंड आई वांट टू लिसन योर आइडियाज. नाउ अदर स्टूडेंट्स, are you able to try it? गुंजन, एक काम करते हैं, आई हैव रीड योर आइडिया. गुंजन ने एक आइडिया सजेस्ट किया है. आप अभी मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करूंगा. इज इट? इवन देन आर यू एबल टू यूज योर आइडिया? देखेंगे. बट जस्ट सी, हमने उस सिचुएशन को सोचा है ना. आप जरा ध्यान देखें, ये मैं पूरा डायग्राम, मोशन डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन मैं मानो फादर एंड बॉय दोनों यहां पे थे और होम यहां पे था, ऐसा है. अब हुआ क्या, कैसे चल रहा है? अगर मैं केवल बॉय का मोशन बताऊंगा, ओनली मोशन ऑफ द बॉय,
motion of boy. So the boy starts from here, होम को टच किया एंड ये इधर आया और थोड़ी पहली फर्श मिला, ये लौटा, ऐसे हो रहा है एंड ये होम पर आया, वापस होम को टच किया और ये आया और फिर थोड़ा यहां कहीं फादर को मिलेगा ऐसे एंड अगेन दिस, ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा ना। आप इस बात को समझ रहे हैं? सी हाउ द बॉय इज मूविंग। इस बॉय का पाथ मैं एंड तक नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन समझ तो पा रहे हैं बॉय का पाथ ऐसा ही होगा। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? ये बॉय का पाथ ऐसा होगा। अब मैं कहता हूं इस सेगमेंट में ये इस डायरेक्शन चला, इस सेगमेंट में ये डायरेक्शन चला, इस सेगमेंट में इसमें ऐसे। तो आप देखिए ये बॉय अल्टरनेटिवली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आयुष इज आंसर इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब बहुत बढ़िया आंसर आयुष, बिल्कुल सही। अब जरा देखिए, जस्ट आई ट्राइंग टू प्रेजेंट एक आइडिया मैं समझ रखा हूं। आर यू एबल टू सी दिस? अब इसमें भी मान लें कि ये इस डायरेक्शन में मीन्स टोटल टाइम फादर टू होम, फादर टू होम की जर्नी का बॉय का टोटल टाइम हम मान लें T1, मान सकते हैं? ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये, मतलब ये जितने भी बार ऐसे दौड़ा उन सारे सेगमेंट्स का टोटल टाइम हम T1 मान लें। ऐसे ही H to F, होम टू फादर का टाइम T2 मान लें। ये एज्यूम कर सकते हैं? सो व्हाट आई कैन राइट? अब देखिए क्या होगा, जो पहली डिस्टेंस क्या S F to F, मतलब इस डायरेक्शन में बॉय की डिस्टेंस कौन सी? इस डायरेक्शन में। ऐसे एरो लगा दें, समझ जाओ ये कौन सी है? या मैं लिख दूं S F to H, S F H, समझ जाएगी। ये तो होगी क्या, अगर मैं इस टोटल टाइम को वेलोसिटी ऑफ बॉय से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। ये समझ पा रहे? सिमिलरली एस एच टू एफ, मतलब होम से फादर की ओर जो जितना टोटल दौड़ा उसके लिए हम बॉय की वेलोसिटी को टाइम T2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये मिल जाएगा। Are you getting this? Now what we can do? अब कुल मिला के मुझे ये T1 T2 मिल जाए तो काम चल जाएगा, और T1 प्लस T2 हम निकाल सकते हैं। What? Just see, I'll write two equations. What? T1 plus T2 is equal to distance S upon velocity of father. Say equation number 1. ये इक्वेशन समझ पाए? यही तो हमने पिछली प्रॉब्लम में यूज किया था। ये T1 प्लस T2 क्या है? वो बॉय टोटल कितने टाइम तक दौड़ता रहा, ये टाइम उतना ही है जितने टाइम तक उसका फादर चलता था। So you got this first equation? Is it? Now I come on very remarkable. अल्टीमेटली देखो ऐसा होते होते ये y और f दोनों यहां आ जाएंगे होम पर। ये h f b तीनों एक ही जगह हो गए, होम पर ही दोनों तो पहुंच गए। ये बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ y का डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, यही s। y का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S हुआ, या ये समझ में?
and what will be displacement? Just see, listen and talk in terms of symbols. ये डिस्टेंस एस दिया हुआ ना, आयुष अर्नव, अगेन मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज बड़ी इंपॉर्टेंट, और मेरी बात आप समझ पाएंगे क्योंकि आपने एरर्स के बारे में पढ़ लिया है. डोंट ट्राई टू थिंक ए प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स. अब देखिए ये बॉय का डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, एस की वैल्यू यहां 1.2 है, आप बोल सकते हैं, बट है तो एस, and this s is what I write in second equation, what v by t1 minus v by t2 is equal to s. Or listen, just take it, just see, एक बार वापस सोचिए, y का डिस्प्लेसमेंट s है, you get this point? तो व्हाट इज v? ये बॉय टोटल इस डायरेक्शन में कितना चला? v बॉय इनटू t1, ये इसका टोटल इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दूं, सो दिस माइनस v बॉय t2 इज इक्वल टू s. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन नंबर 2? And this equation number 2 is the real thinking in this problem. Now, see, you have equation 1 and equation 2, you can find T1 and T2. Is it? Now, I am erasing this question because question you can see from recording, and we can find the answer. See what idea we have thought. Actually, what will be the first equation? T1 plus T2 is equal to S upon velocity of father. S is 1.2 kilometer and velocity of father is 4. So it is let S upon Vf. And second equation is that V T1 minus Vp T2, or you can say let us divide T1 minus T2 is equal to what? S upon Vp. See this, T1 minus T2 is equal to S upon velocity of y. अब देखिए दोनों इक्वेशन से आप T1 T2 बहुत आसानी निकाल सकते हैं. What you get from this? अगर इनको ऐड किया ये कैंसिल, so what is T1? T1 is S upon Vf plus S upon V boy half. You got it? So this is, you can say, S into Vf plus V boy upon 2 Vf V boy. Similarly, you can find T2. What will be T2? आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, and T2 will be what? S into V boy minus Vf. S into V boy minus Vf upon 2 V boy into Vf. अब ये T1 T2 की वैल्यू आप यहां रख के आंसर फाइंड कर लेंगे. आप ये आइडिया समझ में आए? अब मैं आपसे जो अभी बात कही थी, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल. व्हाई इट इज नेसेसरी? एक्चुअली इन आईटी एग्जाम देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चंस ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स. किस पर? सिग्निफिकेंट डिजिट्स. और सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम जो भी राउंडिंग ऑफ अगर करते हैं वो लास्ट स्टेप में होती है. कहां पर? लास्ट स्टेप. और उसके लिए जरूरी है
कि आप सिंबल्स के फॉर्म में आंसर निकालिए और लास्ट में डिजिट्स रखिए। अदरवाइज बीच बीच में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आप अगर बीच बीच में डेसिमल के एक दो प्लेस राउंडिंग ऑफ करते गए तो लास्ट में आपके सिग्निफिकेंट डिजिट आप आंसर करेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए ठीक है, यहां क्लास में हम जो प्रॉब्लम्स लेते हैं उसमें डाटा ऐसे लेते हैं कि डेसिमल के बाद राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ती, यहां काम चल जाएगा। बट एग्जाम में उन क्वेश्चंस का क्या करेंगे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होते हैं, उसमें तरीका ही करना होगा, यू हैव टू फाइंड ए फाइनल एक्सप्रेशन एंड देन पुट द वैल्यूज इन द लास्ट। बीच बीच की स्टेप्स में अगर डिजिट्स रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला आंसर मैच नहीं करेंगे। नहीं गॉट दिस प्रॉब्लम? एनी डिफिकल्टी? अब देखिए इसमें खास बात क्या थी, ये जो सिचुएशन हमने सोचा दिस एंड दिस आइडिया, अब ये एक्चुअली कैसे काम करेगा? आई हैव a simple modification of the same problem, very simple modification। वो क्या, अगर इस बॉय की दोनों तरफ दौड़ने की स्पीड अलग अलग होती, क्या होती? दोनों तरफ दौड़ने की स्पीड अलग अलग होती, इज इट? देन अगेन दिस काइंड ऑफ थिंकिंग आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती। अब देखो अभी तक आप फिर वो ज्योमेट्रिकल सीरीज इनफाइनाइट बना के अभी तक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ स्पीड इक्वल है। लेकिन जरा सोचो, वाई की दिस वे और दैट वे स्पीड अलग अलग दे देते तो आपकी जो सीरीज बनती है वो बहुत कम परसेंट बनती। बात समझ पा रहे हैं? सो जस्ट आई एम गिविंग यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन इन विच वी टेक डिफरेंट स्पीड्स and of the same kind. What is question? A boy was walking with his dog towards his home. Question is, a boy was walking towards his home with his dog। मैं अपने कुत्ते को लेके बाहर घूमने निकला और घर की तरफ लौट रहे हैं। When the home is 100 meter away, when he was 100 meter away from the home, or you can say, let me call this distance as is equal to 100 meter away from the home. The dog starts running towards the home, or you can say he sets free the dog. He मतलब जब वो घर से 100 मीटर दूर था उसने अपने कुत्ते को फ्री कर दिया। Is it? What is that? The dog ran at a speed v1 is equal to 4 meter per second towards the home. At v1 is equal to 4 meter per second towards the home and returns and ran at v2 is equal to, अभी लौटते हैं तो उसकी स्पीड चेंज करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द बॉय। मतलब वो 4 से गया 6 से आया, touches the boy and repeats the process. The dog kept on
Is it? Now we have to calculate, find total distance run by the dog. अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट इस प्रॉब्लम में किया, जानी पहचानी प्रॉब्लम, वही ऐसे चीज का बार बार रिपीट होना, बट इसमें दोनों वे में स्पीड बदल दी। अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स ये फाउंड आपने जहां भी देखी होगी, आने की जाने की दोनों की स्पीड सेम होगी। उसने बड़ा सिंपल आइडिया लगा दिया था हमने, क्या? टोटल टाइम रन बाय द बॉडी इनटू स्पीड इज डिस्टेंस। एंड यू सी, यस, बॉय की स्पीड है, द स्पीड ऑफ बॉय इज 1 मीटर पर सेकेंड। The boy was walking. Speed of the boy, VB is equal to 1 meter per second. संकेत, the boy was walking, है ना, तो स्पीड देना मैं भूल गया, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड। So will you try this question? Just try it. संकेत, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या दिक्कत महसूस हो रही है? संकेत, आपका मैसेज आया था, आई विल ट्राई। सर आइडिया नहीं मिल रहा, ठीक। जस्ट अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। अगर मैं वो मेथड आप कंसेप्ट यूज करेंगे, एक्चुअली लिसन, आई एम अगेन थिंकिंग द प्रोसेस। पूरा मोशन डायग्राम सोचते हैं क्या क्या हुआ होगा। से इन द बिगिनिंग बॉय एंड डॉग दोनों यहां पे थे, एंड सपोज हियर इज द H, and this distance S was equal to 100 meter. इस टाइम इस बॉय ने डॉग को फ्री कर दिया, ये कुत्ते ने दौड़ना शुरू किया। ये आप देखिए, डॉग यहां से यहां आया और आगे तुरंत लौट गया, लेकिन जब ये लौट के वापस लौटा, उतने टाइम में ये बॉय कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा यहां। इज इट? यहां बॉय से वापस मिला, देन ही अगेन रिटर्न बैक, ये गया, यहां से लौटा एंड वापस आया। अब देखिए, अब ये कम चल रहा है, तो बॉय यहां बॉय से मिला, देन वापस लौटा, एंड ये प्रोसेस उसका रिपीट होता रहा। ये बात तो समझ पा रहे हैं, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, तो इस प्रोसेस में इधर दौड़ा, इधर 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 इधर, ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां तक समझ पा रहे हैं? दैट इज व्हाट डॉग, डॉग का मोशन ये। एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? संकेत, आपने कहा था आइडिया नहीं मिल रहा है। पहले आप सोचो कि यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, ये बड़ी सिंपल बात थी, इसी कहते हैं मोशन डायग्राम। अब मोशन डायग्राम को हम ध्यान से सोचते हैं, क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है इसमें। एक बात दिखाई दे रही है मेरा कि ये वाला प्लस ये वाली जर्नी में मैं बोल दूं टोटल टाइम ऑफ रनिंग फ्रॉम बॉय टू होम, मैं T1 बोल दूं, प्लस मिस यहां से ये वाला टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, ऐसे जितनी बार डॉग ऐसे दौड़ा, बॉय से होम की ओर, बॉय से होम की ओर, समझ रहे? इन सारे टाइम का टोटल T1 ले लें, समझ में आया? ऐसे ही फ्रॉम H टू B हम T2 ले लें, तो टोटल रनिंग टाइम क्या है? T1 प्लस T2।
It means what can say from here? Total running time is equal to T1 plus T2. You got this idea? ये समझ पा रहे हैं आप? दोनों पॉइंट। अब नो चलिए, आपका मैसेज मैं पढ़ रहा हूं नो, तो कोई डाउट है क्या? अब देखिए हुआ क्या, अब मैं बेसिक क्वेश्चन बनाता हूं। T1 प्लस T2 क्या है? ये वही है जितने में बॉय का चला, इज व्हाट टोटल वॉकिंग टाइम ऑफ बॉय, इज इट? तो अब देखिए ये इक्वेशन मेरी एक होगी क्या, T1 प्लस T2 is equal to s upon velocity of y, equation number 1। पहली इक्वेशन समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वेलोसिटी v1 से है और ये वाला v2 से है, ये v1 से है, ये v2 से है, ये v1 से है, ये v2 से है, ये v1 से है। ये भी समझ में आ गया होगा, ये सारे मोशन v1 वाले हैं, ये सारे मोशन v2 वाले हैं। अब मैं ये कह दूं कि पूरे v1 वाले डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, तो मैं ये कह सकता हूं v1 इंटू t1 मीन्स ये प्लस ये सारे बॉय टू डॉग डिस्प्लेसमेंट माइनस v2 इंटू t2 सारे होम टू बॉय डिस्प्लेसमेंट डॉग के, इनका डिफरेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय डॉग, सॉरी, और डॉग का डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल? s। Just see equation number 2. That was the idea which I introduced in the previous problem. वहां दोनों की स्पीड सेम थी, तो बहुत सारी बातें सोची जा सकती थी, बट स्पीड डिफरेंट होने के बाद that is the only idea which will make the problem solve, मतलब आसानी से सॉल्व करने लायक। अभी भी वो बहुत सारी सीरीज बना के सॉल्व कर सकते हैं। Now you got this? अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप तुरंत T1 T2 फाइंड कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी क्या T1 T2 फाइंड करने में? और T1 T2 फाइंड करने के बाद हमें फाइंड क्या करना है? टोटल डिस्टेंस रन बाय द बॉय डॉट, सो टोटल डिस्टेंस रन बाय डॉग, वो क्या होगा? V1 T1 प्लस V2 T2, इट विल बी V1 T1 प्लस V2 T2। ये समझ में आया? लास्ट आंसर इधर वाली पूरी डिस्टेंस और इधर वाली पूरी डिस्टेंस को हम सम कर दें तो डॉट की टोटल डिस्टेंस टेबल आ गई और टोटल डिस्टेंस रन आ गई। यू गॉट दिस? आपको ये समझ में आया? हिमांशी, आपने कहा था कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्या अभी भी डिफिकल्ट लग रही है? जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूं, अरे ये तो है ही, बट मेरा पर्पस दूसरा था। एक मोशन डायग्राम से हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, बहुत सारी। ये डायग्राम लाइन बनाते थे हम लोग, लेकिन अक्सर क्या सोचते हैं, इन ऑलमोस्ट इन एवरी बुक वो सीरीज बनाओ, बट जैसे ही वेलोसिटी टू एंड फ्रो की अलग अलग हुई, आप देख लो सीरीज बनाने वाला प्रॉब्लम आइडिया बहुत डिफिकल्ट। और दूसरा, वेलोसिटी ऑफ डॉग इनटू टोटल टाइम विद टोटल डिस्टेंस टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक तरफ v1 एक तरफ v2। गॉट इट? सो
ये कुछ सिंपल सिचुएशन थी. आई वांट टू टेक वन मोर सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड, जिससे आप मोशन डायग्राम की इंपॉर्टेंस समझना सीखें. वो मैं बता रहा हूं, आगे हम जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको मोशन डायग्राम से कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, वही आपको बताएगा कि कितना बढ़िया मेथड बना सकते हैं. एक्चुअली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि मैं बहुत सारे मेथड तो आपको सिखाऊंगी, लेकिन मेरे स्टूडेंट और अपने अच्छे मेथड बनाने लग जाए. अच्छे मेथड बनाने के लिए बहुत जरूरी है आप सिचुएशन को बहुत ढंग से समझें. और काइनेमेटिक्स में सिचुएशन को समझना मतलब मोशन डायग्राम को समझना होता है. सो आई एम इरेजिंग दिस सिचुएशन. मैं सिचुएशन को इरेज कर रहा हूं एंड यू हैव द टोटल सॉल्यूशन विद यू. मान लो किसी नोट नहीं किया हो तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से इन सॉल्यूशन को नोट करके समझ सकते हैं. बट नाउ आई एम टेकिंग one more interesting situation is how can we make use of motion diagram. अब देखिए, अब विदाउट मोशन डायग्राम इस प्रॉब्लम का जो मैं जाना सॉल्यूशन भी मुश्किल हो जाएगा. व्हाट इज प्रॉब्लम? 3 boys A, B and C set out simultaneously to catch a bus. 3 boys set out simultaneously from O to catch a bus on the road B. So this is situation. What this? Here is the road P and Q, and here is the point. So ये road है PQ and here is the point. How they set out? A set out in this way. And B इसके परपेंडिकुलर चला this way. Let us see, make diagram somewhat. And C road के परपेंडिकुलर चला. This angle is of 90 degree and this angle is 90. Is it? A को रास्ते में लगे 30 मिनट, B को लगे 40 मिनट. Now situation is given. All the boys walk at equal speeds, equal constant speeds. And the bus is also moving at a constant speed. ये सिचुएशन है. अब टाइमिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ए 30 मिनट वॉक करने के बाद जस्ट बस पकड़ लेता है. द फर्स्ट बॉय just manages
boys. Two boys just able to catch the bus 30 and 40 minutes after they start from O at A and B. समझ में? दो पॉइंट्स ओ से स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद ये और 40 मिनट बाद ये जस्ट बस को पकड़ लेते हैं, मतलब जैसे रोड पर पहुंचते हैं बस वहां पहुंच जाती है। क्वेश्चन इज इफ द थर्ड बॉय walks perpendicular to the road will he able to catch the bus or not, or you can say is he, or can he? Just let me change the answer. अगर ये थर्ड बॉय रोड के परपेंडिकुलर चला, मैं क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, will he reach the road at C before the bus or after the bus? And by what amount of time? बेसिकली क्या था, ये जो थर्ड बॉय सी पर पहुंचा, वो सी पर बस पहुंचने के पहले पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा? एंड जस्ट सी, फाइंड टाइम interval in between, or you can say in between reaching the boy at C and bus at C. आपको क्वेश्चन समझ में आए? सिचुएशन अच्छे समझ में आ गए? जस्ट try for a few minutes, then I will discuss it. Just listen, my dear. One thing. Are you trying this question? Yes, that's a good thing. एंड ये स्पिरिट होनी चाहिए, आयुष टू मिनट प्लीज। आप जितना अपने टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करने से रोकेंगे, आप ट्राई करेंगे ना, उतना आप सीखेंगे। यू मस्ट हैव दिस फाइटिंग स्पिरिट, और उस स्पिरिट को मुझे शार्पन करना है। आयुष, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बॉय विल रीच बिफोर द बस बाय 9.6 मिनट्स। ये 9.6 आपने डेसिमल में दिया, विल कन्वर्ट इनटू सेक्सडेसिमल, जो मिनट और सेकंड का टर्म होता है उसमें कन्वर्ट कर लें, शायद 9 मिनट 36 सेकंड्स। इज इट? जस्ट सी, हैव यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपने क्वेश्चन एंजॉय किया? No idea.
अरे आपने कुछ एंजॉय किया आयुष? एंड दिस इज व्हाट, आप देखिए, सच काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। धीरे धीरे हम कांस्टेंट स्पीड से ही बता रहे हैं कि अगर आईटी में जो टॉप रैंक सेलेक्ट करनी है और यू आर टू गो फॉर ओलंपियाड, कैसे स्लाइड चेंज होता है। एंड वन मोर थिंग, आईटी टॉप रैंक्स एंड फिजिक्स ओलंपियाड हैव द सेम। नाउ सी, I am just describing the solution very quickly and it is not a difficult task. Just see, ये डिस्टेंस O से A का, अगर मैं बॉय की स्पीड V मानूं, स्पीड ऑफ द बॉयज V, so it is got 30. How much? 30. And ये जो दूसरा बॉय गया B वाला, दिस स्पीड, ये डिस्टेंस कितना होगा? 40. हाउ मच? 40. इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये दोनों t इक्वल टू 0 पे चले और यहां t इज इक्वल टू 30 पे पहुंचा और ये t इज इक्वल टू 40 पर पहुंचा। मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है? 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। इट मींस ये जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं बस की स्पीड को v बॉय v मान, बस स्पीड इज इक्वल टू v b, तो बस को यहां से यहां आने में 10 मिनट लगा, 10 v। यू गॉट लाइक? क्यों? ये इसमें t इक्वल टू 30 पहुंचा, ये t इक्वल टू 40 पहुंचा, तो दोनों का टाइम गैप कितना? 10 मिनट। और वो 10 मिनट में बस यहां पहुंची, क्योंकि इसके पहुंचते ही बस यहां पहुंची थी और इसके पहुंचते ही बस यहां पहुंची थी, तो बस ने जर्नी 10 मिनट में कवर की। लेकिन यू कैन सी वेरी फेमस ट्रायंगल 30, 3, 4, 5. So this side must also be equal to how much? 50V, क्योंकि ये एंगल 90 है। 30V, 40V, square plus square root Pythagoras, what will 50? Now we can see the ratio of speed of bus and the boy. What you can see from here? जो बस की स्पीड है बॉय की वॉकिंग स्पीड से 5 times है। What it shows? Just see this. What it shows? Velocity of bus is equal to 5 of velocity of boy. Now see this one. Again perpendicular. तो आप देखिए अगेन 3, 4, 5 पर ट्रायंगल होगा, ये एंगल 30 से होगा और ये 50. नाउ वी कैन डिवाइड। हाउ वी कैन डिवाइड? अब देखिए 30v को 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू गेट? दिस विल बी 24v एंड दिस विल बी व्हाट? 18v. ये आप डिवाइड कर लेंगे, इज इट? एंड दिस विल बी व्हाट? 32. Now we got the answer. अब आंसर फाइंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यस। कैसे? बस को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? ये बॉय यहां से चला, इज इट? तो यहां से जितने में बॉय पहुंचा और उतने टाइम में बस ने कितना टाइम लिया? एंड नाउ वी कैन फाइंड, एंड वेरी सिंपल टू फाइंड आंसर. सो आंसर इज हियर 9 minutes 36 seconds. The bus will reach before, means that is ये C पर बॉय के पहुंचने से 9 minutes 36 seconds पहले ये बस पहुंच जाएगी. So again today we have discussed these few issues and कोशिश ये की कि what kind of difficulty level we may face in any kind of situation. केवल कांस्टेंट स्पीड की बात थी और इसमें बात ही नहीं थी कांस्टेंट स्पीड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपर्ट बनिए. बात ये थी
कि अगर आप मोशन डायग्राम बना के उसको बहुत ढंग से सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा. So we'll meet from the next class and then we enter in kinematics. Thanks.